नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं इस वक्त मुंसिफ टीवी का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है कारोबार। आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस वक्त पूरा देश मना रहा है, तिरंगा घर घर लहराया जा रहा है। इस बीच आपको उन तमाम मालूमात से हम नवाजना चाहेंगे कि आखिर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से ग्रो कर रही थी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, सरकार के खजाने कहाँ से भरने शुरू हुए थे। आज के कारोबार की इस किस्त में हम सब आपको बताने वाले हैं। गेस्ट पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम में इस वक्त तारिक इमाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमाम एसोसिएट्स के आप फाउंडर हैं, सीए हैं और इस विषय पर आप बहुत अधिक जानकारी अपने पास रखते हैं। इस्तकबाल है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम कारोबार में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। थैंक्स। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1951-52 में जब पहला चुनाव हुआ था तो सरकारी खजाने में पैसे किस तरह से आने शुरू हुए थे, वो स्टार्टिंग कैसे थी? देखिए, आप स्टार्टिंग समझने से पहले ये भी हमें समझना है कि आज़ादी से पहले क्या सिचुएशन थी, बिल्कुल, किस तरह बिल्कुल, से ज़रूरी है, जी। अंग्रेज़ों ने हमें वो किया था। देखिए, जब अंग्रेज़ हम पर काबिज़ हुए उससे पहले हम लोग काफ़ी एडवांस थे कई चीज़ों में। जैसा कि आपको जब एग्रीकल्चर मेन था तो एग्रीकल्चर में भी हमारा ऐसा था कि हमारा इरिगेशन सिस्टम सबसे बेस्ट था। अगर आप देखेंगे कि मुगलिया दौर का इरिगेशन सिस्टम देखेंगे या वो देखेंगे, मतलब इरिगेशन मतलब आपको खेतों को जो पानी पहुंचाते थे तो आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए थे, कैनाल्स बनाए गए थे, तो सबसे बेहतरीन सिस्टम था। क्योंकि जबकि इंडस्ट्री, जबकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बोलिए या जबकि बोलिए आप, वो एग्रीकल्चर थी। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट वो सिस्टम सबसे बेस्ट दिए गए थे। और फिर क्राफ्टमैन, आर्टिजन, जैसा आप ताजमहल जाते हैं तो कैसा उसके अंदर ऐसी बेहतरीन महारत देखते हैं, तो उतनी बेहतरीन महारत का काम हमारे पास होता था। उतने अच्छे टूल्स इस्तेमाल करने वाले लोग हुआ करते थे। ये सब कुछ था। मगर हुआ ये कि हम वो नई जो टेक्नोलॉजी आने वाली थी, नई टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट नहीं किया, उसको हमने पढ़ा नहीं, उसको हमने अपने नए स्किल लेवल में अपने उसमें अपने आप को रीस्किल नहीं किया, अपने आप को एजुकेट नहीं किया हमने। तो उससे हुआ ये कि दूसरे लोग हम पर काबिज़ होने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास सही टेक्नोलॉजी के गन्स नहीं थे, आपके पास सही डिसिप्लिन की आर्मी नहीं थी, तो आपके पास सही एकता नहीं थी। तो ये इस वजह से क्या हुआ, दूसरे लोग हम पे काबिज़ होके दूसरी एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी ने पूरी कंट्री को कब्जा कर सका। तो आप सोचिए, एक छोटी प्राइवेट कंपनी एक कंट्री को कब्जा कर सक रही है, तो उस तरीके का उनके पास एडवांसमेंट हो गया था। फिर क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज़ उनके पास काफ़ी आना शुरू हुए। जैसा कि अब हमारे पास चाइना में हो रहा है कि भाई बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं। तो ये होता ये है कि जब कोई कंट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आ जाते हैं तो उनको ज़रूरत है वो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की। वो कहाँ से आएगा? वो रॉ मटेरियल आएगा, एक तो आप अपनी लैंड खोदेंगे, जितना खोदेंगे उतना आप माइनिंग कर लेंगे। माइनिंग के लिए आपको नई लैंड चाहिए, तो आप जाके क्या करेंगे? कब्ज़ा करेंगे। बिल्कुल, जैसा जैसा अभी गलवान घाटी पे कब्ज़ा हो रहा है या आसाम पे कब्ज़ा हो रहा है, तो उस तरीके से आप कब्ज़ा करेंगे। तो वो क्या हुआ कि जब यूके में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो वो लोग फौरी जाकर कब्ज़ा करने शुरू किया नई जगहों पे। तो जैसा आप कब्ज़ा करते हैं, आपको रॉ मटेरियल वहाँ से माइनिंग करके ले लेंगे, फिर आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी तो ख़रीदना है। तो फिर आपके जो काबिज़ ज़मीनें हैं वहाँ पे वो प्रोडक्ट बेचेंगे आप। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को आप ख़त्म करना चाहेंगे। जैसे आप हुक्मरान हैं तो आप वो इंडस्ट्री को ज़बरदस्ती के कुछ टैक्स लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे और बंद करा देंगे, और अपना माल उससे सस्ते में लाएंगे, उसको कस्टम्स की आपको एडवांटेज दे देंगे दूसरे माल को। उस तरह से करके आपके जो काबिज़ हैं वो आपके कंट्री की इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से अभी भी देखिए, चाइना वही करना चाह रहा है कि ताइवान में घुसना चाह रहा है, दूसरे हमारे नॉर्थ में पूरे हमारे साइड घुसना चाह रहा है, क्योंकि उनको चाहिए मार्केट। अब वो लोगों ने हमारे बॉर्डर पे लाके बड़े बड़े रोड्स लगा दिए ताकि आप जैसा खोलेंगे इमीडिएट माल सप्लाई होना शुरू हो जाए। तो अब उन लोगों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया, वहाँ से रोड्स बड़े बना के पूरे अफ्रीका में अपना माल सप्लाई करना चाह रहे हैं। अफ्रीका से पूरा मटेरियल लाना चाह रहे हैं वो लोग खोद के, ताकि उनका फैक्ट्री चले। दूसरे कंट्री में फैक्ट्री लगे ही नहीं,
उनके कंट्री में फैक्ट्री लगे, उनके आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इस तरीके से यूके में भी हो रहा था। उसके बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी का भी यही था कि उनके पास काफ़ी फैक्ट्रीज आ गए थे, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। तो ये फैक्ट्रीज को चलाने के लिए जर्मनी को भी नई ज़मीन चाहिए थी, तो उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। उनके साथ यूज़ करने वाला नया पॉपुलेशन भी उनको मिलना शुरू हुआ। तो ये एक नेचुरल साइकिल है। अब ये साइकिल जो है चाइना की तरफ आया। तो ये इंडिपेंडेंस के जब, जो आपका सवाल है कि इंडिपेंडेंस के जब ऐसा हुआ कि हमारे पास कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, हमारे पास खाली खोद के निकाल रहे हैं, मगर आयरन ओर खोद के निकाल रहे हैं, मगर आयरन ओर को स्टील बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। कोई बंदा उतना पैसे वाला नहीं है कि उसको फैक्ट्री डाले। सूद का रेट, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है कि आप फैक्ट्री डालेंगे तो पड़तलनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने खुद क्या किया कि अपने फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू की, बड़े बड़े, कि भाई ये मशीनरी बड़ी है, ये बड़ी मशीनरी बनेगी तो दूसरे फैक्ट्रियों को हम ये मशीनरी सप्लाई कर सकेंगे। तो मशीनरी बनाने की फैक्ट्री बना दो, ताकि जब छोटी फैक्ट्री अपना मशीन डालना चाहेंगी, यहाँ से एक लोकल मशीन जाएगा। मगर हमने क्या किया उस ज़माने में, एक गलती कर दी। ये क्या कि शायद वो अच्छा भी था उस टाइम के, कि हमने सोशलिस्ट, जो रशिया का सिस्टम है, हमने वो अडॉप्ट किया। तो उसमें क्या होता है सोशलिज्म में कि सबको साथ लेके जाना, सारे गरीबों को इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना, सब में जो है वो होना। तो वो उस तरीके की जब जो गवर्नमेंट थी इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद की, उन्होंने सोशलिज़म लिया। तो उसमें होता यह है कि सोशलिज़म में आप प्राइवेट सरमाएदारों को उतना प्रमोट नहीं करते हैं, उतना आज़ादी नहीं देते हैं। सब कुछ फैक्ट्रियाँ, सब कुछ गवर्नमेंट में होती है। तो उस तरीके से गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाए और ये अपना ग्रोथ की कोशिश शुरू की। तो ये जब नया सिस्टम चालू हुआ तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं था, बैल बंडियों पे हम रहते थे, हमारे पास कुछ सिस्टम ही नहीं था, कोई प्रॉपर इंडस्ट्रियल एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी हमें। तो हमें एग्रीकल्चर भी ऐसा था कि आप देखिए हमारे आज़ादी से कुछ साल पहले ही बड़े बड़े क़हत हुए थे, फैमिन्स हुए थे, बंगाल फैमिन हुआ था और दूसरे फैमिन्स हुए थे जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। और फिर ऐसे पैंडेमिक आए थे जिसमें भी लोग मर रहे थे। तो हमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें भी करनी ज़रूरी थी, बेसिक सफाई की बहुत ज़रूरी थी, लोगों को अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने खुद अपना पैसा लगाया और लगा के ये चीज़ स्टार्ट की। अच्छा, उस टाइम पर लाइसेंस सिस्टम हुआ करता था, जो व्यापारी उसको गवर्नमेंट लाइसेंस अलॉट करती थी कि आपके पास ये मतलब पावर्स है कि आप ये बिजनेस इस लेवल पर कर सकते हो। कुछ टाइम के बाद जब 1991-1995 के बाद लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। तो लाइसेंस सिस्टम जब था तब क्या रूल्स रेगुलेशन थे और ख़त्म करने के बाद क्या फ़ायदे हुए? देखिए, लाइसेंस राज में होता ये था कि आपको गाड़ी बनाने का लाइसेंस मिल गया तो आप गाड़ी बना सकते हैं, या आपको कोई एरिया में कुछ सप्लाई करने का लाइसेंस मिल गया, आप वो आपके उसकी मोनोपोली हो गई। मतलब आपको गवर्नमेंट से वो लाइसेंस मिल गया। हर किसी को वो लाइसेंस उतनी आसानी से नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल होती थी, बहुत सारी चीज़ें। तो वो गवर्नमेंट के उस टाइम का ये मंशब था कि आप जो प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ देंगे तो वो लोग एक ही चीज़ सारी बनाना शुरू करेंगे, जबकि अब इंडिया में हर चीज़ की ज़रूरत है। आपको चप्पल भी चाहिए, जूता भी चाहिए, आपको कार भी चाहिए, आपको सुई भी चाहिए, आपको एरोप्लेन भी चाहिए, सब कुछ आपको मैन्युफैक्चर करना है। तो आप एक ही चीज़, कार में एकदम 50 आदमी आ गए, जैसा कि हमारे पास इसमें हुआ था कि मोबाइल के कंपनियों में एक साथ बहुत सारे कंपनीज आ गए, आते सब आपस में लॉस कर लिए और बुरी हालत हो गई सबकी। तो उस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आना, इसके लिए लोगों ने क्या किया था कि हर कंपनी को एक एक लाइसेंस दे दिया था। वो लाइसेंस के तहत आप काम कर सकते थे और फिर वो लाइसेंस सबको नहीं मिलता था, सिर्फ 10 लाइसेंस ओपन होते थे। आज भी देखिए आप लाइसेंस आपको बैंकिंग सेक्टर में है कि आपको उतनी इजीली बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिलता आज भी। आप कई लोग अभी भी अप्लाई करते हैं मगर उतनी इजीली बैंकिंग का नहीं मिलता, क्योंकि उसमें फिर एक मसलियत है गवर्नमेंट की कि भाई आप कोई भी बड़ा कॉरपोरेट हाउस लाइसेंस ले लेगा, लोगों से बैंक बोल के पैसे वसूल करेगा और फिर डूब जाएगा या भाग जाएगा, कंट्री छोड़ के भाग जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए लाइसेंस बहुत देख समझ के देते हैं और बहुत कम देते हैं लाइसेंस। तो उस तरीके से लाइसेंस राज जब रहेगा तो आपकी इंडस्ट्रीज़
उसको एक मोनोपोली मतलब सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट लेना है, मेरा ही आइटम आपको लेना है, तो वो ऐसे किस्म का सिस्टम आ जाता है। जब मोनोपोली आती है तो कंपनी सुस्ता जाती है, सुस्ती में आ जाती है, वो नया इनोवेशन नहीं करते हैं, चीज़ को ज़्यादा रेट में आपको बेचते हैं, कम रेट आपको नहीं मिलता है, तो कंज्यूमर सफ़र होता है। फिर इनोवेशन नहीं हुआ तो आपका कंट्री क्या होता है, फिर बैकवर्ड हो जाता है। बिल्कुल, जैसा कि आप पहले बैकवर्ड होने से आपके ऊपर कब्जा हुआ था, फिर आप वापस बैकवर्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने 91 में, तब ये ओपन अप किया इकोनॉमी को। ओपन अप मैंने लाइसेंस राज को ख़त्म किया, करके क्या किया कि ये इकोनॉमी को हर किसी के लिए ओपन किया, हर कोई कंपनी खोल सकता है। तो उससे एडवांटेज क्या हुआ, आज आप मोबाइल फ़ोन आपको इमीडिएटली मिलता है। उस ज़माने कंपनीज मार्केट में एक कंपटीशन की है तो नई चीज़ें, इनोवेशन होती नई चीज़ें मिलती हैं आपको। उस ज़माने में ऐसा होता था कि आप देखिए फ़ोन के लिए अप्लाई करें तो 4 साल के बाद आपको फ़ोन का अप्लाई करने के बाद 4 साल के बाद आपको फ़ोन का कनेक्शन आता था। तो उतना लेट, मतलब आप कुछ भी करना है या फिर आप ब्लैक मार्केट में दूसरे का फ़ोन लेके ट्रांसफ़र करा लें, उस तरीके से चलता था। तो इसमें कारोबार के लिए बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन लाइसेंस राज खुलने के बाद जैसे MTL डूबने की कगार पे, BSNL डूबने की कगार पे, तो जो गवर्नमेंट कंपनियां जो थी वो तो बंद हो रही है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। जी देखिए क्या होता है ना, आप गवर्नमेंट कंपनी इसलिए बंद होती है क्योंकि पहले उन्होंने पहले का सिस्टम देखा है कि भाई आप चलाओ या नको चलाओ, आपको इतने पैसे आ जा रहे हैं। आप जो है BSNL का फ़ोन आपका ख़राब हो गया, आप 1 हफ्ते तक 15 दिन तक कोई आके बना नहीं रहा है, रिपेयर नहीं हो रहा। अगर आपका एयरटेल का फ़ोन ख़राब, सिम कार्ड ख़राब हो गया और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप 15 मिनट भी नहीं ठहरेंगे, आप दूसरा ले लेंगे, क्योंकि आप उसको, आपके पास ऑल्टरनेटिव चॉइस है। जब आपके पास चॉइस नहीं थी, आपको अगर फ़ोन ख़राब हो गया 15 दिन तक, तो आपको खामोश बैठना पड़ा, 15 दिन तक कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, आपने बैंकिंग सिस्टम की बात की। अभी बैंकिंग सिस्टम बहुत इजी है। अभी हम यहाँ बैठे बैठे अपना अकाउंट बना सकते हैं, बैठे बैठे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले के टाइम पे मैं जानना चाहूँगा बैंकिंग सिस्टम कितनी मुश्किल थी? जी देखिए, पहले के टाइम पे बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। एक तो एक क्लैरिटी नहीं थी, एक इंटरेस्ट रेट्स बहुत हेवी हुआ करते थे। इवन आज आप देखें तो स्प्रेड कहते हैं ना, स्प्रेड मतलब क्या होता है कि बैंक है, बैंक आपसे एफडी पे कितना लोन इंटरेस्ट दे रही है। एफडी पे आपको 5% दे रही है। वही अगर आप जाके बिजनेस लोन लेना चाह रहे हैं तो आपसे 12% ले रही है इंटरेस्ट, जबकि 5% पे पैसा ले के पब्लिक से 12% पे दे रहे। तो इनके पास प्रॉफिट कितना हो गया, 12 - 5, 7% इन्होंने अपने साथ रख लिया। तो 6 to 7% स्प्रेड बहुत बड़ी चीज़ है। ये स्प्रेड कम होना चाहिए। ये जितना आपको ये स्प्रेड कम होगा, मतलब बैंक अपना मार्जिन कम रखेगा, ऑटोमेटिकली कारोबार को कम पैसों में मिलेगा और जो डिपॉजिटर है उसको ज़्यादा डिपॉजिट के पैसे मिलेंगे। अब बीच में हो रहा क्या है, बिचौलिया जो बैंक है वो बैंक खा ले रहा है। तो ये होता ये था कि पहले जब आप आज़ादी के बाद में ये साहूकार हुआ करते थे ज़्यादा, आप साहूकार के पास जाके लेते हैं तो ह्यूज हेवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं साहूकार। अब देखिए कई मूवीज़ ऐसे बने थे कि साहूकार लूट लिया है, सारी ज़मीन खा लिया, वो कर लिया, तो वो सच्चाई थी उस ज़माने की। आज भी अगर आप दूर दराज एरियाज़ में जाएंगे तो ये साहूकार सिस्टम चलता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज, बहुत ज़्यादा ब्याज, और आपको पैसा देने से पहले ब्याज काट के देते थे। तो आप ब्याज काट के जब देते हैं तो वो ब्याज ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाता है परसेंटेज, और फिर आपकी कंपाउंडिंग जो होती है, मतलब महीने पर महीना आपको अगर इंटरेस्ट आपने वापस नहीं किया तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो उस तरीके से बहुत मुश्किल हुआ करती थी। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का ये दौर इसी तरह से जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बातचीत का ये सिलसिला अब हम शुरू करते हैं। अभी लोन सिस्टम बहुत इजी है। आप गवर्नमेंट से या किसी भी बैंक से आप जितना लोन चाहे, जैसे चाहे, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। पहले लोन सिस्टम इजी था। मैं कोई स्टार्टअप करना चाहता हूँ, 70s की बात है, तो मैं बैंक के पास जाऊँ लोन लेने के लिए, तो अभी के कंडीशन और पहले के कंडीशन सेम? देखिए आज क्या है, बटन प्रेस करने से आपको लोन मिल जाता है। आप कई ऐप्स है जिसमें आपको लोन मिलता है, या फिर आपको बैंक ऐसे प्री अप्रूव लोन रहता है आपको। पहले का सिस्टम ऐसा नहीं था। पहले सिस्टम ये था कि आप पहले तो चक्कर मारिए एक लोन, अगर आप खुद से लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको बैंक के चक्कर मार मार के अपनी चप्पलें घसी जाती थी।
तब तक भी लोन नहीं मिला करता था। आप अपना घर रखाना, आपके अपनी जेवर रखाना या आपके कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स रखाना, तभी आपको लोन मिलता था। ये सिबिल सिस्टम नहीं था कि हमने एक बंदा ने महाराष्ट्र में बैंक को डुबा के आ गया, फिर यहाँ पे आके नया लोन ले लिया, फिर यहाँ से फिर बैंक को डुबा के केरला चला गया। उस तरीक़ा क्या भी आसानी से कर सकते थे, क्योंकि सिबिल रेटिंग थी ही नहीं, कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं था। तो ये प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। अलबत्ता बैंक्स, गवर्नमेंट ने क्या किया था उस ज़माने में, नाबार्ड करके बैंक को डेवलप किया। नाबार्ड में होता ये था कि आपने कोई एग्रीकल्चर का काम कंपनी खोली है, या आपने एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की खोली है, या आपने कोई पोल्ट्री का खोला है, या एनिमल हस्बेंड, वो लोग के जो सेक्टर्स वो लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो सेक्टर्स में आपको वो लोग कम रेट पे इंटरेस्ट देते थे। या फिर अगर बैंक आपको दे रही है तो नाबार्ड वो उतना पैसा बैंक को देती थी, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैंक के थ्रू कस्टमर को कम रेट में जाने के लिए धकलते थे लोन। तो उस तरीके से फिर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड डेवलपमेंट हो रहा था। फिर आपको स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन था जो एक्सपोर्ट्स वगैरह को भी प्रमोट करते, स्टेट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल थी, तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन में ये होता था कि आपको कम रेट में इंडस्ट्रियल लोन मिलते थे, और आपको सब्सिडीज़ वगैरह भी काफ़ी अलाउट होते थे। मगर ये सब गवर्नमेंट पुश था, एक लिमिट तक ही हो सकता था। आज देखें तो आपको ये सब प्राइवेट हो गया है, और आपको कंपटीशन में रेट भी कम मिल रहे हैं, मगर अभी भी स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। जो डिपॉजिटर से लेते हैं बैंक्स और जो आपको लोन देते हैं, उसके अंदर वो लोगों ने ऑलमोस्ट डबल मार्जिन रखा हुआ है। वो मार्जिन कम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इंडिया का डेवलपमेंट होगा। अगर आप वो जो स्प्रेड कम करेंगे, अगर आप डिपॉजिटर को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, और जब कंपनी वाले को, इंडस्ट्री वाले को दे रहे हैं तो कम इंटरेस्ट में देंगे, और बीच में आप मार्जिन, बिचौलिया मार्जिन आप कम रखेंगे, तभी आप मज़ा आएगा। बिल्कुल सही। बैंक के बाद स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। जी, बहुत घपले हुए थे उन सालों में, लगातार बड़े बड़े स्कैम हो रहे थे। जी। अभी स्टॉक मार्केट में बहुत ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। अभी हम अपडेट बैठे बैठे ले सकते हैं। पहले रेडियो से अपडेट मिला करती थी, या जिनके घर में टेलीविजन है, या बहुत मुश्किल होती थी कि शेयर मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं। तो क्या डिफरेंसेस थे और कितना मतलब मुश्किल था उस वक्त? देखिए, उस ज़माने में मैंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की, बहुत प्रॉब्लम होता था। आपका जो ब्रोकर है वही आपको लूट लेता था। किस तरीके से? देखिए, आपको डे का हाई है, डे का लो है। जब आप ख़रीदने जा रहे हैं, दे रहे हैं, तो ब्रोकर आपको हमेशा ये बोलता था कि मैंने डे हाई पे ख़रीदा है। आपका समझिए मार्केट पे स्टॉक है 1000 रुपये का, डे हाई पे ख़रीदा है। फिर आप अगर वही दिन बेचे हैं तो वो बोलता था कि मैं डे लो पे बेचा। अगर 800 रुपये में डे लो था तो वो बोलेगा कि मैं डे लो में, हालांकि वो बेचेगा तो डे 1000 पे ही, मगर बोलेगा मैंने 800 पे बेचा। कोई उसको क्रॉस चेक करने की ट्रांसपेरेंसी बहुत मुश्किल थी, और उस तरीके से काफ़ी इन्वेस्टर्स को लूट लिया करते थे ये बीच के ब्रोकर्स, और बहुत पैसा कमाते थे वो लोग। अपडेट कहाँ मिलती थी आपको? देखिए, अपडेट तो न्यूज़पेपर में आना अगले दिन, या फिर जो है आपको जाके कहीं टिकर देखना, जो कि आप स्टॉक मार्केट के बाहर की स्क्रीन पे जाके टिकर देखना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट डे ही आपको, जैसे आप वो भी आपका इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर मंगाए कुछ करे तो उसी में ही आता था कि डे हाई डे लो कितना है। और ब्रोकर के पास मतलब ये बीच में पैसे आपके 14 दिन रह जाते थे। 14 दिन के बाद में आपको क्लियरेंस आता था। तो तब तक के आपका पैसा ब्रोकर यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और फिर वो अगर बीच में आपने कुछ और ट्रेड्स बोल दिए और उसने कंफर्म भी नहीं किया, तो आपको पैसे देते वक्त बोलेगा, अगर गिर गया तो मैं, आप जब बोले थे ना मैंने वो ले लिया था, वो कंफर्मेशन भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाती थी। शेयर मार्केट में बहुत घपले हुए थे सर, इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा था। बार बार हिट लग रहे थे कंटिन्यू। वो 10 साल का जो पीरियड था वो बहुत मुश्किल दौर था। तो क्या कुछ हुआ था उस दौर में? देखिए, कई कंपनियों ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स छाप कर बांट दिए। क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया उसके, वो जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स के पैसे एज प्रोमोटर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर दे सकते थे। तो वैसे कई कंपनियों ने वो किया। और जब हर्षद मेहता टाइप या कितन पारेख टाइप जब स्कैम हुए,
तो ये लोगों ने क्या किया, एक कंपनी को लिया, उसको आर्टिफिशियली बहुत बढ़ा दिया, अननेसरी। वो कंपनी में कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं, चुप के बढ़ा दिया। जब सारे हाइट पे आ गए, अपने शेयर्स बेच देते हाई पे, आपको बेच दिया, नॉर्मल आदमी को बेच दिया, फिर वो मार्केट वो कंपनी को गिरा देंगे, 1000 रुपये तक कर दिया, फिर वो कंपनी को 100 रुपये में कर देंगे, फिर 100 रुपये में सारे शेयर्स खरीद लेंगे आपसे। उस तरह से बहुत बुरा पब्लिक को लूटते थे। उसमें गवर्नमेंट का भी लॉस हुआ था। देखिए, गवर्नमेंट का लॉस कभी भी नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है, प्रिंटिंग मशीन है पैसे का। वो जो भी लॉस होगा वो पैसा प्रिंट कर लेंगे, मगर लॉस तो होगा गरीब आदमी का। देखिए, अमीर आदमी कैसा भी पैसा अपना निकाल लेगा, उसके पास उतनी नॉलेज है कि भाई, या वो ऐसे ग्रुप में फिरता है कि भाई ये मार्केट, ये शेयर को पीट देंगे, ये शेयर को ऊपर ले जाएंगे, सब कुछ उनको पता रहता अंदर से। तो सिस्टम इतना वीक था शेयर मार्केट का उस टाइम पे। देखिए, शेयर मार्केट खुद ही बहुत छोटा था, इतना कम छोटा था कि अगर आपने कुछ 100 करोड़ ला लिए, तब मार्केट क्या, शेयर कुछ शेयर्स पकड़ के आप बहुत ऊपर लेके जा सकते, उस तरीके का सिस्टम था। अभी क्या हो गया कि मार्केट बहुत बड़ा हो गया, बड़ा इन द सेंस के हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप किसी एक शेयर में मैनिपुलेट भी करना है तो आपके पास लाखों करोड़ होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इंडिविजुअल लोगों के लिए या उसके लिए। अब देखिए, जैसा कि FII सेलिंग होती है, FII बाइंग होती है, उस टाइम हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब सेलिंग करते हैं, हमारे मार्केट गिरते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है उधर से आया हुआ, और वो पैसा एज ए ग्रुप जा रहा है, तो हमारे मार्केट गिरते हैं। तो ये 1991 में जब ये शेयर मार्केट को ओपन किया गया, तब यही सोचे कि FII के जब हमारे पास शेयर आएंगे, जब ये पैसा जाएगा तो हमारे मार्केट को बहुत प्रॉब्लम होगा, इंडिया के मार्केट को करके। तो ये हम समझ के ही ओपन किए थे कि ये भाई, ये हॉट मनी कहते हैं इसको। तो ये जितना भी बाहर से FII आता है, ये हॉट मनी होता है। मगर हमने सोचा कि भाई, ये कैपिटल की हमें ज़रूरत है, ये जो पैसा बाहर से आ रहा है हमारे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, हमारे मार्केट को डेवलप करने के लिए, स्टॉक मार्केट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने ओपन किया उसको। पहले हमने रेस्ट्रिक्शंस रख के ओपन किया, आहिस्ता आहिस्ता वो रेस्ट्रिक्शंस ओपन करते गए, जैसा हमें कॉन्फिडेंस होता गया। अच्छा, विदेशी जो कंपनियां थी उनका निवेश इंडिया में इतना हो नहीं पाता था 90s से पहले, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने हुकूमत, या तो ये भी एक डर का माहौल हो सकता है, उससे भी डरते थे। ये इकोनॉमी जो वीक रही उन दौरान, इसने वापस ग्रोइंग करना कब से शुरू किया, और कब वो विदेशी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने की फ्रीडम मिल गई कि अब हम इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं? जी, ये जो मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तब 1991 में ये लोग IMF को गए थे, इंडिया वाले। तब जो है ये IMF का एक कंडीशन था कि आप इंडस्ट्रीज़ को ओपन करें, इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने दें, तभी हम ये देंगे आपको, और लाइसेंस राज ख़त्म करें, तभी हम ये लोन आपको देंगे। अगर आप ये पुराना सिस्टम ही रखेंगे तो फिर आप 1 साल 2 साल के बाद दिवालिया हो जाएंगे और फिर वापस आएंगे आप। तो हम ये चाहते हैं कि आप ओपन अप करें। ये मनमोहन सिंह हमारा बंदा है, ये यहाँ का फाइनेंस बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, इनको आप अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए। तो एक इमेज चेंज की एक कोशिश की गई इंडिया को कि अब हम बैकवर्ड से हम फॉरवर्ड लुकिंग होना शुरू कर रहे हैं करके। बिल्कुल सही। तो वो कोशिश कर दी गई। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंसेस है पहले और अब में? क्योंकि उस टाइम में इंपोर्ट बहुत कम चीज़ें हम कर पाते थे। जी, देखिए, इंपोर्ट का जब इंपोर्ट की पर्ची लेनी पड़ती थी कि परमिशन लेना, कि हमें इतना इंपोर्ट करना है, परमिशन, हर चीज़ के लिए आपको पहले परमिशन लेना पड़ता था। आप देखिए, एक मशहूर इंटरव्यू है इनका, इन्फोसिस को जो चेयरमैन नारायण मूर्ति, उनका मशहूर इंटरव्यू है। उन्होंने यही बताया कि जब उन्होंने उनकी कंपनी खोली इन्फोसिस, तो उनको कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए कितनी मुश्किल हुई। उनको करीबन 12 महीने उनको फिरना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, और करीब कई 100 चक्कर मारने पड़े दिल्ली के एक कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इंपोर्ट उतना मुश्किल था। और फिर उतनी मुश्किल से इंपोर्ट करे बाद में उन्होंने यहाँ पे एक कंप्यूटर ला सके। अगर वैसा ही सिस्टम होता तो आज हमारे पास कंप्यूटर की कंपनियां ही नहीं होती, कंप्यूटर सीखे हुए बच्चे ही नहीं होते, सब लोग आज भी फिर खेती ही कर लेते बैठे हुए। तो ये ओपन अप होने से क्या हुआ, कंप्यूटर्स आसानी से आ गए, आपके पास लैपटॉप्स आसानी से आ गए, तो बच्चे बैठकर उस पर सीखना शुरू किया कि भाई ये करना क्या है, नई चीज़ें सीखेंगे कैसे।
और माशाल्लाह से इंडियंस जो है काफ़ी ज़हीन होते हैं, दिमाग उनका अच्छा खुला होता है, तेज़ रहता है। तो इंडियंस ने बहुत तेज़ी से सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट किया, क्योंकि ये ओपनिंग अप हुई 91 की। जब ये ओपनिंग अप हुई तो सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना इजी हो गया, पढ़ाना इजी हो गया, और ये डेटा भी वहाँ से आना और यहाँ से कंप्लीट करके डेटा को वापस भेजाना भी आसान हो गया। और देखिए एक टाइम ऐसा था 90s में जब हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत स्लो होती थी, इतनी स्लो कि हमें कई घंटे लगते थे एक प्रोग्राम भेजाने के लिए यहाँ से यूएस। मतलब आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, मगर आपको प्रोग्राम भेजाना है तो घंटों लग जाएंगे। तो आप ये करें कि भाई उसको कोई डिस्क में लोड करके फिर वो डिस्क को आप एक्सपोर्ट करें, फिर उसके लिए एक्सपोर्ट की पर्ची लें, सब कुछ करें, वो बहुत मुश्किल काम था। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए अब जैसा इंटरनेट का केबल लाइन, बड़ी केबल लाइन डाली गई समंदर के नीचे से वहाँ पे जाके दूसरे कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए, तो उस तरीके के काम करने के बाद में ही ये कनेक्टिविटी का एक वो कनेक्टिविटी की वजह से एक बूम आया कि भाई आपने अपने कंप्यूटर्स फॉरेन कंट्रीज़ के कंप्यूटर से लिंक किए, और ये लिंक की वजह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग आसान हो गई। जब आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग आसान होती है तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज से सामने वाले की भी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज का ही एक बहुत बड़ा कारोबार है। अब इंडिया जो है बेसिकली नॉलेज के कारोबार में अगर आप देखें तो आप जब इंडियंस के पास इतनी नॉलेज आ रही है और इंडियंस इसको ग्रास्प करके, इसको अडॉप्ट करके, इसको इम्प्रूव कर सक रहे हैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के तरफ देखेंगे कि हमें कुछ भी नॉलेज का कुछ चीज़ होना है या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होना है तो हमें इंडिया से लेना पड़ेगा। आप देखिए जब अमेरिका के पास प्रेसिडेंट्स बोलना शुरू किए क्यों हम इंडिया से सॉफ्टवेयर क्यों इतना पैसा देते हैं, ये करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के मेन फाउंडर उन्होंने कहा कि अगर आप ये चीज़ रोक देंगे तो इंडियंस इतने इंटेलिजेंट है कि आज वो लोग डाउनलोड कर रहे हैं और हम अपलोड कर रहे हैं, फ्यूचर ऐसा होगा कि इंडियंस अपलोड करेंगे और हम पेमेंट करके डाउनलोड करना पड़ेगा। ये तो कयास उस टाइम पे लगा लिया जी था हाँ, उन्होंने। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि आज भी हमारे इंडस्ट्रीज से सिर्फ हमारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है सिर्फ मजदूरी भत्ते का काम करते हैं। मेन सॉफ्टवेयर उनका बाहर ही होता है, मेन वेबसाइट समझे गूगल है या फेसबुक है, उन वो बाहर ही रखें, और हम जो भी सारा काम हम यहाँ करके दे रहे हैं, मगर ये क्या करें, हम सिर्फ मजदूरी का काम कर रहे हैं। हमारा खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे खुद की फेसबुक नहीं है। आप देखिए चाइना में उनका खुद का फेसबुक है, उनका खुद का व्हाट्सएप है, वो लोग बाहर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उनका कम्प्लीटली अलग है, उनका वीचैट अलग है उनका। हमारे टेलीग्राम पे सिर्फ लिंक शेयर हो रहे हैं अभी। जी देखिए टेलीग्राम भी हमारा नहीं है, टेलीग्राम भी हमारा नहीं है, टेलीग्राम भी बाहर का ही है। अच्छा। जो एक यंग बच्चे ने टेलीग्राम इन्वेंट किया था वो बाद में वो सुसाइड कर लिया, वो भी फॉरेन लड़का है, वो बाहर ही है। उसका क्रेडिट भी इंडिया को नहीं मिल पा रहा पूरा। नहीं आप मतलब जितने भी ये ऐप्स हैं ज़्यादातर ऐप्स यहाँ के नहीं हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपका पेटीएम ऐप आपका है, आपका दूसरे ऐप्स भी आपके हैं, ये सब मेजर शेयर होल्डर चाइना है इसमें। शेयर होल्डर चाइना? जी हाँ, मेजर शेयर होल्डर, मेजर पैसा चाइना ने लगाया और ऐप फिर उनका ही है। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी की हमने बात की, बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, सबसे अहम सवाल जी, उस टाइम पे रोजगार बहुत थे जी, चाहे मैं सरकारी रोजगार की बात करूं, सरकारी नौकरियों की भर्तियां निकलती थी। हम तो यहाँ तक सुनते हैं कि लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दिए जाते थे कि आप आर्मी में काम करिए, आप यहाँ काम करिए। प्राइवेट कंपनियां इतनी नहीं थी, लेकिन अभी जो इंडिया ट्रेवल कर रहा है सबसे ज़्यादा इंडिया में रोजगार नहीं, बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये डिफरेंस कैसे, मतलब डिसबैलेंस कहाँ से शुरू हुआ? देखिए ये होता ये है कि अगर आप एक तो हमारा पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ, तो और ये पॉपुलेशन एजुकेट हो गया, पढ़ लिया इन्होंने। तो पहले क्या था, आपको पढ़ाई भी नहीं थी, वही खेती में आप जो है खेती में काम किया करते थे। आज आप बच्चे जाके पढ़ रहे हैं या फिर जो है कुछ काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो पॉपुलेशन का मूवमेंट भी आसान हो गया। पहले क्या था, बेरोजगारी सिर्फ बिहार में थी या बेरोजगारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में थी।
और दूसरे एरियाज़ में आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या हो गया, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग आसानी से ट्रैवल कर सक रहे हैं, फ़ोन पे अपने फैमिली से बात कर सक रहे हैं, तो वो लोग आसानी से घर से दूर भी रह सक रहे हैं। तो वो लोग शिफ्ट होके दूसरे सिटीज़ को, स्पेशली नॉर्थ से साउथ को आके काम कर रहे हैं। तो साउथ में अगर आप देखें तो साउथ का आपको बंदा नहीं मिलेगा, लेबर नहीं मिलेगा आपको काम करने के लिए, लेबर भी आपको सारा नॉर्थ का ही लेना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो पॉपुलेशन माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से भी आपको ये हो रहा है कि यहाँ का जो बंदा है उसको बराबर काम नहीं मिल रहा। आप जैसे एक नाई ले लीजिए, हजाम का एडवांटेज एग्जाम्पल ले लिए। पहले क्या होता, हजामों का एक एसोसिएशन होता था, नाई एसोसिएशन, अभी भी है, मगर उसका पावर ख़त्म हो गया क्योंकि अब बाहर के बच्चे आ रहे हैं, अच्छा कट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा एडवांस तरीके से कट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स के आ रहे हैं। तो यहाँ के जो लोकल बंदे हैं जो पहले के सिस्टम में करते थे आपको, अब लोग वो नहीं पसंद कर रहे हैं। भाई वो पहले तरीके से कंघी आपको मार मार के कान को लाल कर दिया उसने, या फिर जो है चरपटे मार दिए, वो सिस्टम अब नहीं रहा। तो वैसा हर चीज़ में एडवांस हो गया। तो आपको क्या हुआ, टेक्नोलॉजी भी, नई टेक्नोलॉजी आ गई। अगर लॉन काट रहे हैं तो आप 4-5 आदमियों को लगाना पड़ता था, एक खेत काट रहे हैं तो आपको 25-30 आदमियों को लगाना पड़ता। आज एक ट्रैक्टर फिरेगा, 2 घंटे में पूरा खेत को जो पूरा नागर मार के चला जाए। तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ता है। अच्छी आपने मालूमात हमारे दर्शकों के साथ में शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो अब भी बच जाते हैं, वक्त की कमी से हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आइंदा एपिसोड में ज़रूर उन सवालात को भी ज़रूर शामिल करेंगे। आज कारोबार की इस किस्त में जितने भी हमने बातें की, कहीं ना कहीं ज़रूर आपके फ़ायदे में चीज़ें रहेंगी। तो कारोबार की आज की इस किस्त में फ़िलहाल इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।